75 दिन से ज्यादा समय तक चले लोकसभा चुनाव के समर में वो कौन से चेहरे थे जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी का रंग भी चुनावी बिसात में फीका कर दिया? क्या 2024 के नतीजे जब 4 जून को आएंगे तो इन चेहरों को जनता का मिलेगा अपार समर्थन, या फिर चुनावी बिसात पर जो पसीना बहा रहे थे वो नतीजों के वक्त हो जाएंगे ढेर? दोस्तों नमस्कार, धनुष के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। 16 मार्च को 2024 के लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज गई थी और उसके बाद जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंपेन कुरुक्षेत्र में उतरे, उसने विरोधियों के छक्के छुड़ाते। लेकिन जिस तरह से दूसरे और तीसरे फेज के बाद राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने मोर्चा संभाला, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही चुनावी लय को बिगाड़ दिया। यही वजह रही कि कभी वो मंगलसूत्र, कभी मटन मछली से होते हुए अपने मुद्दे हर चरण दर चरण बदलते चले गए। लेकिन फिर भी जब आंकड़ा सामने आया है कि किस नेता ने 2024 की चुनावी लड़ाई जीतने के लिए कितना पसीना बहाया, तो उस लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 की तर्ज पर सबसे आगे खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 की चुनावी लड़ाई में यानी कैंपेन कुरुक्षेत्र में 2019 का अपना ही रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंपेन की सेंचुरी लगाई थी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 से ज्यादा रैलियां और रोड शोज किए थे। लेकिन 2024 में सत्ता की सबसे कठिन लड़ाई लड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली रोड शोज की डबल सेंचुरी लगा दी। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी रैली रोड शोज की सेंचुरी लगाई या उससे भी आगे बढ़े। 11 मई से 30 मई के बीच थोड़े से चुनाव कैंपेन के वक्त में अरविंद केजरीवाल ने 67 से ज्यादा रैली रोड शोज कर इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। तो इसी तरह से अखिलेश यादव ने पीडीए के रथ पर सवार होकर उत्तर प्रदेश में और तेजस्वी यादव ने बिहार में अकेले मोर्चा संभाला। लेकिन कई ऐसे चेहरे इस चुनाव में रहे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आमने सामने जरूर थे, लेकिन कई ऐसे योद्धा भी इस चुनाव में उतरे हुए थे जिन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। फिर उनकी बात करेंगे तो फिर उत्तराखंड से अगर बात करेंगे तो गणेश गोदियाल ने एक अलग अंदाज में चुनाव लड़ा, तो बॉबी पवार ने अपने तरीके से निर्दलीय होकर चुनाव लड़ा, तो रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर राजस्थान में एक अलग अंदाज में चुनाव लड़कर पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। तो मंडी में जिस तरह से राजा और रानी की लड़ाई हुई, यानी जिस तरह से विक्रमादित्य के मुकाबले में एक्ट्रेस कंगना रनावत उतरी, उस चुनाव की भी चर्चा पूरे 75 दिनों तक लगातार होती रही। यानी जब प्रत्याशियों का ऐलान हुआ उसके बाद से मंडी सीट भी चर्चा में बनी रही। इसी तरह से देश में और कई नेता थे, इन सब पर सिलसिलेवार तरीके से आज हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वतः माना जा रहा था कि वो अपनी सत्ता बचाने और सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन के निशाने पर थे और 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी का भी उनको सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभूतपूर्व मेहनत की और जिस तरह से उन्होंने 75 दिनों में 80 से ज्यादा टीवी, रेडियो, अखबार, दूसरे माध्यमों को इंटरव्यूज दिए, उसी तरह से 207 के आसपास चुनावी जनसभाएं, रैलियां, रोड शोज भी उन्होंने अटेंड की, उनको संबोधित किया। ये बताता है कि कितनी कठिन लड़ाई में मोर्चे पर अग्रिम पंक्ति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी जिस तरह संविधान बचाने के बहाने आरक्षण और दूसरे मसले पर और कांग्रेस की गारंटी, न्याय के मुद्दे पर राहुल गांधी एग्रेसिव होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर रहे थे। और इस चुनाव में हमने एक खास चीज देखी कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने 2 भारत जोड़ो यात्राएं की, उसका असर उनके पूरे व्यक्तित्व पर, पॉलिटिकल व्यक्तित्व पर नजर आया। और जिस तरह राहुल गांधी ठेठ हिंदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते नजर आए, ये 2014 और 2019 में दिखाई नहीं देता था। यानी राहुल गांधी की पूरी राजनीति और रणनीति इस चुनाव में बदली हुई नजर आई। लेकिन राहुल गांधी से कहीं ज्यादा प्रियंका गांधी ने भी इस चुनाव में अपनी छाप छोड़ी। प्रियंका गांधी ने दिखाया कि किस तरह से वो सीधे
मंच पर पहुंचते ही आम जनता से, खास तौर पर महिलाओं से कनेक्ट होकर के जब वो अपना भाषण देती थी तो वो एक गहरा असर छोड़ता था। और ये प्रियंका गांधी का ही असर था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंगलसूत्र पर बहुत एग्रेसिवली कांग्रेस को घेरने लगे तो प्रियंका गांधी ने अपने पिता की हत्या और उसके बाद कहा कि उनकी मां सोनिया गांधी का जो मंगलसूत्र है वो देश पर कुर्बान हो गया, देश के काम आएगा। उसके बाद हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो आक्रामक तेवर कम से कम मंगलसूत्र वाले मुद्दे पर थे वो भौथरे होते हुए नजर आए, कमजोर पड़ते नजर आए। कैंपेन कुरुक्षेत्र में उत्तर प्रदेश में अपने तरीके से अखिलेश यादव ने, सपा सुप्रीमो ने पीडीए के बहाने वो सामाजिक और जातीय समीकरण की गोटियां बिठाई थी। उसके बाद वो मोर्चे पर लड़ते हुए नजर आए। राहुल गांधी, कभी प्रियंका गांधी उनके साथ मंच पर रैलियों में नजर आई, लेकिन कहीं ज्यादा अखिलेश, कहीं ज्यादा प्रभावित तेजस्वी यादव ने, यानी उत्तर प्रदेश से निकलकर बिहार जब हम जाते हैं तो वहां देखते हैं कि तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में अपनी अलग छाप छोड़ी। ये चुनाव जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी का चुनाव नजर आ रहा था तब बिहार में ऐसा नहीं दिखाई दिया। बिहार में मोदी बनाम मुद्दों की लड़ाई लड़ते हुए तेजस्वी यादव लगातार रोजगार, महंगाई, अग्निवीर जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की विराट सेना को घेरते रहे। यही वजह है कि बिहार में राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि इस चुनाव में, भले 2019 के चुनाव में आरजेडी का बिहार की 40 सीटों पर खाता नहीं खुला हो और एनडीए 39 सीटें जीत गया, एक सीट कांग्रेस को मिल पाई हो, लेकिन इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की कमान पूरी तरह से बिहार में तेजस्वी यादव के हाथ में थी। वहां ने राहुल गांधी उस तरह से नजर आई, न प्रियंका गांधी उस तरह से नजर आई, न प्रदेश का कांग्रेस का कोई दूसरा नेता वहां इस तरह कैंपेन के मोर्चे पर अग्रिम पंक्ति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए बीजेपी से लड़ता हुआ नजर आया। वहां सीधे तौर पर कमान तेजस्वी यादव के हाथ में थी। और बहुत सारे राजनीतिक पंडित मानते हैं कि जिस अंदाज में तेजस्वी यादव ने 17-18 महीने नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाई और जो लाखों नौकरियां बांटी, उसका पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार की बजाय तेजस्वी यादव ले जाते हैं और उसी को ढाल बना करके और अपने तर्कश के तीर बना करके वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार ललकारते रहते हैं। और उनका बयान भी वो खासा चर्चित हुआ जब उन्होंने कहा कि बीजेपी के यहाँ कई कई हेलीकॉप्टर बिहार में उड़ते हैं लेकिन उनके पास सिर्फ एक हेलीकॉप्टर है और उस हेलीकॉप्टर को उन्होंने ट्रैक्टर बना दिया है। इस अंदाज में बिहारी वोटर से कनेक्ट होते हुए तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला, जो साफ तौर पर बिहार में इंडिया गठबंधन के चेहरे के तौर पर सबसे जुदा और सबसे अलग नजर आते थे। उसके अलावा अगर बात करें कुछ ऐसे प्रत्याशियों, अगर हम उत्तराखंड की भी बात करें, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की लड़ाई थी, लेकिन इस लड़ाई के बावजूद टिहरी में बॉबी पवार युवा बेरोजगार चेहरे थे और वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जिस अंदाज में बॉबी पवार ने मुद्दों को छुआ और एक निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद अपनी अलग छाप छोड़ी। तो अगर कांग्रेस की बात करें, चूंकि पहले चरण में 19 अप्रैल को उत्तराखंड में वोटिंग हो गई थी और उत्तराखंड में तब जब कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज, खास तौर पर हरीश रावत जैसे चेहरे जिन्हें उत्तराखंड कांग्रेस में भीष्म पिता का दर्जा प्राप्त है और लगातार 24 साल की सियासत कांग्रेस की हरीश रावत के इर्द गिर्द घूमती है, तब हमने देखा कि हरीश रावत चुनावी समर में करीब 2 साल से ताल ठोक रहे थे, लेकिन जब चुनावी समर का ऐलान होता है तो हरीश रावत सारथी की भूमिका में पीछे चले जाते हैं और वो अपने पुत्र वीरेंद्र रावत को आगे करते हैं। हरक सिंह रावत भी एक ईडी सीबीआई की रेड के बाद पीछे एक तरह से नेपथ्य में नजर आते हैं। उसके बाद न प्रीतम सिंह चुनावी ताल ठोकते नजर आते हैं, न यशपाल आर्य चुनावी ताल ठोकते नजर आते हैं, न करण महारा प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद वो कहीं कैंपेन के मोर्चे पर जूझते हुए, लड़ते हुए नजर आते हैं। तब गणेश गोदिया, जो शुरू में अनमने थे गढ़वाल से चुनाव लड़ने में, लेकिन जब वो गढ़वाल से पर्चा भरते हैं उसके बाद जिस अंदाज में अनिल बलूनी को निशाने पर लेते हैं, या समझा जाए कि गणेश गोदियाल ने गढ़वाल के चुनाव को गढ़वाल बनाम दिल्ली का चुनाव बना दिया। और जिस तरह उन्होंने अपनी राजनीतिक भाषा शैली और अपनी जो आक्रामक शैली का परिचय दिया, वो बताता है कि गणेश गोदियाल लंबी रेस के घोड़े हैं और वो 2027 में कांग्रेस के बड़े चेहरे नजर आएंगे, भले 4 जून को नतीजे जो भी आए। लेकिन गणेश गोदियाल ने जिस अंदाज में चुनावी मोर्चे पर मुद्दों को उठाया, उसने न सिर्फ गढ़वाल बल्कि पूरे उत्तराखंड की जनता को खासा प्रभावित किया। और उन्होंने मैसेज दिया कि जब कांग्रेस के दिग्गज हथियार डाल चुके थे तब वो मोर्चे पर अभिमन्यु की शैली में अकेले लोहा ले रहे थे। इसी तरह की तस्वीर हमें राजस्थान से भी नजर आती है। वहां राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की कड़ी लड़ाई के बावजूद बाड़मेर में हमने देखा कि एक युवा
जो विधायक हैं निर्दलीय, उसके बाद निर्दलीय सांसदी का ताल ठोकते हैं रविंद्र सिंह भाटी, और वो खासा प्रभावित करते हैं। उनकी तस्वीरें पूरे देश में वायरल होती हैं जब वो नामांकन करते हैं, जो रैलियां और जो भाषण करते हैं। उसने भी इस चुनाव में खासी छाप छोड़ी। यूं तो कर्नाटक से प्रज्वल रवन्ना का जिक्र भी आया, लेकिन प्रज्वल रवन्ना नकारात्मक कारणों से और बीजेपी जेडीएस के लिए वो मुसीबत बनकर आते हैं। लेकिन अगर बात करें उन चेहरों की जिन चेहरों ने चुनावी छाप छोड़ी या फिर अपने एक अलग दिखाया, किसी विवाद में फंसे, तो इस लिहाज से हिमाचल की मंडी सीट को भी गिना जा सकता है, जहां राजा और रानी की लड़ाई में यानी राजा विक्रमादित्य सिंह के सामने अभिनेत्री कंगना रनावत को बीजेपी ने उतारा। और पहले समझा जा रहा था, क्योंकि पिछले 2 चुनावों से लगातार बीजेपी 4 की 4 हिमाचल की सीटें जीत रही थी, लेकिन जिस अंदाज में कंगना रनावत ने अपने भाषण और अपने बयान दिए, उसके बाद वहां विक्रमादित्य लड़ाई को कड़ा कर देते हैं। और अब वहां एक तरह से कहा जा रहा है कि 2 सीटों पर बीजेपी को बढ़त नजर आ रही, तो 2 सीटों पर वहां कांग्रेस की भी बढ़त देखी जा रही। खास तौर पर मंडी में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। दिल्ली में जिस अंदाज में अरविंद केजरीवाल 11 मई से 30 मई के बीच कैंपेन का मोर्चा संभालते हैं, तो इसकी चर्चा भी खासी दिखाई दी। लेकिन दिल्ली में कहीं ज्यादा चर्चा कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी के देखने को मिली। जिस अंदाज में कन्हैया को समर्थन मिला और जिस अंदाज में मनोज तिवारी रिएक्ट करते हैं, वो लगातार सुर्खियां बटोरता है। और देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में किस अंदाज में, जब 2 पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 7-0 से लगातार मजबूत ताकत के साथ उभरती है, तो तीसरी बार वहां क्या होता है। जाहिर है नतीजे जब 4 जून को आएंगे तभी पता चलेगा कि पसीना जिस तरह तेजस्वी यादव ने, चाहे अखिलेश यादव ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर दूसरे चेहरों ने जितनी भी मेहनत की हो, जितना पसीना बहाया हो, जनता जनार्दन ने किसको उनकी मेहनत और पसीने परिश्रम का इनाम दिया है, ये 4 जून को जब ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुलेंगी तभी पता चलेगा। लेकिन हर चुनाव कोई न कोई संदेश दे करके जाता है। नतीजों के अलावा भी बहुत सारे पॉलिटिकल मैसेज हर चुनाव से होते हैं। और इस बार जिस अंदाज में हमने हरियाणा में भी चुनाव देखा, कहाँ लगातार बीजेपी वहां मजबूत ताकत के तौर पर उभर रही थी और पिछली बार 10 में से 10 सीटें बीजेपी को मिली थी। लेकिन इस बार जिस अंदाज में कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिया और उन्होंने जिस तरह से टिकटें बांटी हैं, वहां अब कांग्रेस फाइट में है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि देश भर के चुनावी सिनारियों को जब हम देखते हैं, जब 75 दिनों की जो मेहनत नेताओं की उसको हम देखते हैं, तो हमें लगता है कई चेहरों ने, जो बड़ी पार्टियों के चेहरे भी हैं, छोटी पार्टियों के चेहरे भी हैं, निर्दलीय चेहरे भी हैं, अपने तरीके से छाप छोड़ने की कोशिश की है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा कि जब 4 जून को जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुलेंगी, तब पता चलेगा कि जनता जनार्दन ने किस नेता, किस दल की मेहनत और परिश्रम को अपना इनाम दिया है। द न्यूज अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसके अलावा जो नाम हमने आपको बताए हैं, उसके अलावा अगर आपको कहीं लगता हो देश भर में जहां आपकी लोकसभा सीट रही हो या जिस राज्य से भी आप हों, वहां अगर आपने महसूस किया हो कि जो नाम जो सुर्खियों में रहे, जिनको हमने मिस कर दिया, हम छोड़ दिया, जिनको हम नहीं छू पाए, वो नाम अगर आप भी बताना चाहें कि आपके किस लोकसभा क्षेत्र में, किस राज्य में, किस नेता ने चुनाव कैंपेन के दौरान आपको ज्यादा प्रभावित किया, तो उसको भी कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।